फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल की इस विजन आईएएस डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये सीरीज मैंने पिछले वीक से ही स्टार्ट किया है कि बीपीएससी के बदलते पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि बीपीएससी जो इस प्रकार का जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी में एग्जाम क्वेश्चंस को पूछने की, चाहे वो करेंट अफेयर से क्वेश्चंस हो या जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, का लेवल थोड़ा सा हाई अप कर चुका है। तो हम लोग उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही करेंट अफेयर को भी तैयार करेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चंस अब देखे जा रहे हैं कि करेंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग जो करेंट अफेयर का सीरीज ये जो स्टार्ट किए हैं, ये न सिर्फ पीटी प्रोस्पेक्टस से बल्कि पीटी और मेंस दोनों प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 7 और 8 जो कि 7 संडे थे और 8 सोमवार था, तो इन दोनों के करंट अफेयर्स को मैं कवर करता हूँ। पिछले 6 जून तक का कवर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिहार करंट अफेयर को लेकर भी ज़्यादा चिंतित न हो। मैं मंथली वाइज बिहार करंट अफेयर का सीरीज भी ला रहा हूँ, जिसमें जनवरी 2026 से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद जनवरी 2026 से जुलाई, हालांकि एग्ज़ाम 26 जुलाई 2026 को होने वाले हैं, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक इधर कवर करूँगा। उसके बाद पीछे के 4 या 5 महीनों तक पिछले साल का भी कवर कर दूंगा, ताकि आप लोग को बिहार करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, वो आपका रेडी हो जाए। और अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से करंट अफेयर कम देखने को मिल रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल से जो जुड़े मुद्दे हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग 2 नोट्स तैयार रखेंगे, जैसा कि मैं हर सीरीज में आपको बताता हूँ। एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वार नोट्स तैयार करेंगे और एक मेन पॉइंट्स ऑफ मेन पॉइंट बीपीएससी मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे एक वार नोट्स। पीटी में आपको जो भी डेटा फैक्ट्स आएंगे उसको नोट करेंगे, और मेंस में जो भी सेक्शंस मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो मैं यहाँ बताता हूँ, उसको आप मेंस के वार नोट्स में तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। आज का पहला करेंट अफेयर का न्यूज़ क्या है कि नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस एनपीआई के साथ यूपीआई को जोड़ा गया है। नेपाल का जो एनपीआई था, जैसे नेशनल पेमेंट इंटरफेस इसके साथ किसको जोड़ा गया? यूपीआई को जोड़ा गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये यूपीआई जो है, यूपीआई किसका इंटरफेस था? यूपीआई जो है आपका भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और नेपाल का जो नेशनल पेमेंट इंटरफेस है, ये दोनों का है। भारत का क्या है तो यूपीआई, और नेपाल का क्या है तो एनपीआई। इन दोनों के बीच क्या किया गया कि एक लिंक की शुरुआत की गई, ताकि दोनों देशों के बीच धन प्रेषण यानी रेमिटेंस को सहज बनाया जा सके। यह पहल नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई है। अब यूपीआई के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपीआई एनपीआई दोनों क्या कर चुके हैं, दोनों के बीच एक लिंक की शुरुआत की गई ताकि दोनों देशों के बीच धन प्रेषण को सहज बनाया जा सके। तो यूपीआई के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एनपीआई के बारे में जान लेंगे। तो यूपीआई क्या है? यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा क्या की गई, शुरुआत की गई। यूपीआई की शुरुआत कितनी हुई, ये एक फैक्ट हुआ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अपने पीटी वार नोट्स में लिखेंगे। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। किसके द्वारा? तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। इसका विकास क्यों किया गया था? यूपीआई एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसका विकास एनपीसीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के विनियामक पर्यवेक्षण में किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला इसे। भारत के कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 85% है। कितना है? लगभग 85% है। और विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो रियल टाइम भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 49% है। इस तरह यह प्रणाली वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। 2 फैक्टर सत्यापन, लिंक किए गए मोबाइल नंबर और यूपीआई पिन के माध्यम से 2 बार सत्यापन के द्वारा ही सुरक्षित लेन देन को सुनिश्चित किया जाता है। 24/7 एवं प्रत्यक्ष भुगतान, साप्ताहिक एवं बैंक आवासों सहित किसी भी समय और किसी भी दिन तत्काल पैसे भेजने प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। और लाभार्थी यानी पैसे प्राप्त करने वाले का पंजीकरण किए बिना उसके खाते में सीधे भुगतान किया जा सकता है। एक से अधिक बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा है इसमें। बिल और क्यूआर कोड की भी व्यवस्था की गई है। परस्पर समन्वय, लेन देन का रिकॉर्ड, जैसे यूपीआई के माध्यम से किए गए सभी लेन देन बैंकों द्वारा दर्ज किए जाते हैं और बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं। अब एक तकनीक है, यूपीआई का निर्माण त्वरित भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस और संरचना पर किया गया है, जिससे पैसों का त्वरित और सुरक्षित लेन देन संभव होता है। अन्य देश जहां यूपीआई से भुगतान स्वीकार किया जाता है: संयुक्त अरब अमीरात,
सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर। हाल ही में भारत ने कंबोडिया में भी आंशिक रूप से यूपीआई की सेवा शुरू की है। तो जैसा कि देखा जाए कि ये जो कंबोडिया है, ये कंबोडिया जो है, कंबोडिया में भी अब यूपीआई सेवा शुरू की गई है। तो कंबोडिया मेरा जो है वो 9वां कंट्री बना है यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला। अब ये आप नोट कीजिए, हालांकि 2 दिन पहले मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था कि कंबोडिया में भी अब यूपीआई सेवा शुरू हो गई है। तो कंबोडिया किवें नंबर का हो गया? तो 9th नंबर का वो कंट्री है जो कि यूपीआई सेवा को क्या कर रहा है, लागू किया है। भारत नेपाल के बीच अन्य पहलों की शुरुआत। भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण में सहायता। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य केंद्र और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजना सौंपी है। डिजिटल इंडिया भाषणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच एमओयू। वॉइस ऑफ फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए नेपाल में राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के विकास हेतु और भारत नेपाल पारस्परिक विधिक सहायता समझौता किया गया है। दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता समझौता का कार्यान्वयन हो गया है। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं हम लोग। विश्व भर में देखा जाए तो युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पीटी और मेंस में उतने ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे पीडीएफ में पढ़ लेंगे। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मेरा डेली करंट अफेयर सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है, फ्री है सबके लिए। सब प्लीज़ सबको शेयर करें आप लोग, ताकि इस जो भी एडवांस करंट अफेयर, जो बदलते पैटर्न के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, उससे लड़कों लोग को लाभ हो, हर बच्चों का लाभ हो। तो आप लोग इसे प्लीज़ शेयर करने का काम करेंगे। मैं किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, तो आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचे कि ये सारी वीडियो, तो उनको लाभ ही पहुँचेगा। तो आप लोग अपनी एक जिम्मेदारी समझें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत में ई गवर्नेंस की परिवर्तनकारी भूमिका क्या है। कि ई गवर्नेंस जो कि आपको ये मेंस प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको मेंस के वार नोट्स में आप इसको तैयार करेंगे कि भारत में ई गवर्नेंस की क्या भूमिका रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के ई जागृति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 जीता है। जैसा कि कल परसों के न्यूज में मैंने बताया था कि ई गवर्नेंस पुरस्कार किसको मिला है, तो भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के ई जागृति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 जीता है। ई जागृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश के उपभोक्ता आयोग को कंप्यूटरीकृत करके आपस में जोड़ता है, ताकि उपभोक्ता विवादों का निस्तारण पारदर्शी व कुशल तरीके से तेजी से हो सके। ई गवर्नेंस है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ई गवर्नेंस के आशय शासन और लोक प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। जो भी शासन और लोक प्रशासन में, उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, वही ई गवर्नेंस कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व एवं नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। भारत में ई गवर्नेंस की क्या भूमिका है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा जैसे ही मिलेगा, उसे भारत में कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कई परिवर्तन देखने को मिल भी रहे हैं, जैसे कि सेवा प्रदायगी में सुधार, पारदर्शी एवं जवाबदेही, वित्तीय समावेशन, नागरिक सशक्तिकरण। तो ये मेंस के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे प्लीज़ मेंस के वार नोट्स में आप इसे जरूर तैयार करें कि ई गवर्नेंस क्या है और भारत में ई गवर्नेंस की परिवर्तनकारी भूमिका या ई गवर्नेंस की भूमिका क्या रही है। तो भारत में ई गवर्नेंस की जो भूमिका है, यहाँ पर मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। भारत में ई गवर्नेंस की जो भूमिका रही है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। सेवा प्रदायगी में सुधार, सरकारी सेवाओं तक तेज, सुगम और किसी भी समय पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे कि उमंग विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पारदर्शी और जवाबदेही, डिजिटल और ऑडिट योग्य प्रक्रियाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करता है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला मंच है। बीपीएससी मेंस में जो शॉर्ट्स क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसी फॉर्मेट में लिखने का भी कोशिश करें। जैसे कि एक पॉइंट लिखें, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे और एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे। उसी तरह जैसे पारदर्शी और जवाबदेही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके बारे में समझाएंगे कि ये क्या होता है और फिर इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, ताकि ये देखने में क्या हो, एक अरेंज्ड वे में हो। अब नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन।
डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है, जैसे कि यूपीआई। तो यूपीआई क्या है? त्वरित और कैशलेस डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाली प्रणाली है। नागरिक सशक्तिकरण, शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण को अधिक सरल एवं सुलभ बनाता है। उदाहरण के लिए ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता को शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और उन पर कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है। सही व्यक्तियों तक पहुंच, सभी व्यक्तियों तक पहुंच, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करता है, जैसे क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर सरकारी अधिकारी को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है। उदाहरण के लिए आईजीओटी कर्मयोगी, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण एवं कार्यकुशलता वृद्धि हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म। नागरिकों की भागीदारी, नीति निर्माण और शासन प्रक्रियाओं में जनता की सहभागिता को बढ़ावा देता है, जैसे माई जीओवी नागरिकों को सुझाव, विचार और प्रतिक्रिया देने का मंच प्रदान करता है। ये कितना अच्छा से फॉर्मेट ये तैयार किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई गवर्नेंस क्या है और भारत में ई गवर्नेंस की क्या भूमिका रही है, तो आप लोग इस पूरे को वार नोट्स में तैयार करेंगे। हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे ई गवर्नेंस के बारे में पूछा जाए, ई गवर्नेंस के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको इसका क्या लिखना है? भूमिका लिखना है। और भूमिका में क्या है? अगर साइंस टेक की पार्ट हो या फिर ज्योग्राफी का पार्ट हो या फिर आईआर का पार्ट हो, तो ई गवर्नेंस में भूमिका की बात करेंगे हम लोग। तो भूमिका में क्या है कि अगर आप उसका डेफिनेशन जानते हैं तो उसका डेफिनेशन लिख दें। शॉर्ट्स में शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, उसका क्या कर दें? एक शॉर्ट्स भूमिका तैयार करने का मतलब है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका एक डेफिनेशन तैयार करें। भूमिका में क्या हो गया? डेफिनेशन तैयार करें। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि ई गवर्नेंस क्या है और उसकी भूमिका के बारे में पूछा जाए, ये भूमिका के लिए हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे और फिर लिखेंगे भारत में ई गवर्नेंस की भूमिका। ई गवर्नेंस की भूमिका कहाँ? तो भारत में। और ये 2 सेक्शन में हम लोग का क्या होगा? आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे? उसके निष्कर्ष की चर्चा कर देंगे। बस इसी फॉर्मेट में आंसर तैयार करना है, ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं रहे। जो लिखें वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखें, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये ई गवर्नेंस क्या है इसके बारे में एक डेफिनेशन हो गया यहाँ पर, और इसमें भारत में ई गवर्नेंस की क्या भूमिका रही है जो भारत के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो रहे हैं, तो उसके बारे में उसको क्लेरिफाई करते हुए एक एक एग्जाम्पल सेट कर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत में ई गवर्नेंस का विकास। भारत में ई गवर्नेंस के विकास की चर्चा करते हैं। तो मूल संरचना निर्माण चरण 1976 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना की गई ताकि लोक प्रशासन में कंप्यूटरों का उपयोग शुरू किया जा सके। उसके बाद एक आधुनिकीकरण चरण आया जो कि 1990 के दशक की शुरुआत हुई इसकी। सरकारी विभागों के कार्यों का स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन किया गया जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी। फिर संस्थानीकरण चरण 1999 देशव्यापी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस कार्य योजना शुरू की गई। फिर विस्तार चरण राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP 2006 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से लोक सेवाओं की प्रदायगी, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया गया। डिजिटल परिवर्तन चरण डिजिटल इंडिया 2015 डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवा वितरण को सुदृढ़ किया गया। और नागरिक केंद्रित शासन चरण जो वर्तमान में है, एकीकृत, सुलभ और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये है ई गवर्नेंस के विकास के चरण। ये भी एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी हाई चांसेस है कि भारत में ई गवर्नेंस जो डेवलप हुआ उसके चरण किस किस प्रोसेस से होकर ई गवर्नेंस का विकास हुआ, तो ये इसके कुछ चरण हैं। तो इसको भी आप वार नोट्स में तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर क्यों चलते हैं हम लोग कि भारत की डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ये भी पीटी और मेंस ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत 90 करोड़ से अधिक विशिष्ट ABHA आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID जारी किए हैं। डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने हेतु कई पहल भी किए गए हैं। तो यहाँ से आपको मेंस करेंट अफेयर्स से रिलेटेड पार्ट है जो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए क्या पहले की गई, सरकार द्वारा क्या पहले की गई हैं, तो हम लोग देखते हैं।
कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की शुरुआत की गई है। उसके बाद आरोग्य सेतु, ई संजीवनी और अन्य पहले, ये चारों के चारों देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप वार नोट्स में ज़रूर तैयार करें। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई, पहला, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सार्वभौमिक, वहनीय, सुलभ और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ABDM के मुख्य घटक क्या हैं? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मुख्य घटक क्या हैं? कि 14 अंकों का डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल पहचान पत्र है। स्वास्थ्य देखभाल सेवा पेशेवरों की रजिस्ट्री की जाती है इसमें, और नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज इत्यादि इसके मुख्य घटक हैं 3। अब आरोग्य सेतु की शुरुआत की गई है। ABDM के साथ एकीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप है। यहाँ से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। ई संजीवनी पर की शुरुआत की गई है। यह विश्व का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डॉक्टरों और विशेषज्ञों से जोड़ता है। और अन्य पहले जो की गई हैं उसमें देखें हम लोग, ई हॉस्पिटल, ई ब्लड बैंक, कफ अगेंस्ट TB और मधुनेत्र AI, ये सारे आप PDF से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का महत्व। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देती है। यह दूर दराज क्षेत्रों और वंचित आबादी को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जोड़ती है तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को अधिक वहनीय, सुलभ और समावेशी बनाती है। जैसे कि आभा पहचान पत्र धारकों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। फिर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में मदद करती है। यह स्वास्थ्य संबंधी डेटा उपलब्ध कराती है जिससे बेहतर योजना निर्माण, संसाधनों का प्रभावी आवंटन और लक्षित उपाय करना संभव हो पाते हैं। फिर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अनुकूलन को बढ़ावा देती है। आपातकालीन परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी जैसी चुनौतियों के दौरान स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की निरंतर और प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ, कुछ चुनौतियाँ भी रही है, चुनौतियों को देख लेते हैं हम लोग कि डिजिटल डिवाइड या विषमता, जिसे इंटरनेट या स्मार्टफोन तक असमान पहुँच के कारण ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को अपनाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है डेटा की गोपनीयता। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी डेटा के भंडारण से डेटा सुरक्षा और उसकी दुरुपयोग की आशंकाएं उत्पन्न होती है। और थर्ड, अवसंरचना से संबंधित बाधाएं। कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अनियमित विद्युत आपूर्ति और अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रभावी वितरण में बाधा डालती है। ये कुछ चुनौतियाँ हैं। अब कुछ सुर्खियों में जो कुछ न्यूज रहे हैं मैं उसको देख लेता हूँ। जैसे ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो भी हाल ही में हुआ है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्या हाल ही में फ्रेंच ओपन का 125वां संस्करण हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ है। हालांकि ये जो टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं ये 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और USA। तो ये जो फ्रेंच टूर्नामेंट है इसी का चर्चा किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और USA। तो फ्रेंच ओपन इसका ये कौन सा संस्करण हुआ है? तो 125वां संस्करण हुआ है। और 125वां संस्करण यहाँ लिखा हुआ है कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। फ्रेंच ओपन 2026 के विजेता की बात करते हैं हम लोग। तो पुरुष में कौन जीते हैं? पुरुष में अलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के हैं, और महिला एकल चैंपियन जो बनी है वो मीरा एंड्रीवा जो कि रूस की बनी है। तो ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच ओपन 2026 का टाइटल कौन जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2026 का जो टाइटल जीते हैं वो पुरुष कैटेगरी में अलेक्जेंडर जेवरेव जीते हैं, और महिला यानी वुमेंस कैटेगरी में मीरा एंड्रीवा जो कि रूस के हैं। अब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस के 4 प्रमुख टूर्नामेंटों का समूह है जो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित क्रम में आयोजित किए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन मैं फिर से लिख लेता हूँ, कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं? तो 4, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और USA। और ये जो चारों हैं ये कहाँ खेले जाते हैं? ये भी लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट पर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्ले कोर्ट पर। विंबलडन आपको देखा जाए ग्रास कोर्ट पर, और USA जो है ये भी हार्ड कोर्ट पर। तो ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर, बाकी फ्रेंच क्ले पर और विंबलडन ग्रास पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि साझा प्रशासन। सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों का प्रशासन एक बोर्ड के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जिसमें इन टूर्नामेंटों के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
पात्रता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 500 या इससे बेहतर रैंक लाने वाले सभी टेनिस खिलाड़ी प्रवेश के लिए पात्र होते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की प्रवेश की अनुमति नहीं होती। युगल्स स्पर्धा में खिलाड़ी की एकल्स या युगल्स रैंकिंग में से जो बेहतर हो उसे आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इतने याद रखिएगा कि हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में फ्रेंच ओपन का टाइटल हुआ है, जो कि 125वां संस्करण था। और फ्रेंच ओपन में देखा जाए कि पुरुष एकल में कौन जीते हैं, पुरुष एकल में जीते हैं आपको अलेक्जेंडर जेवरे, और महिला में कौन जीते हैं, मेरा एंड्रीवा। ये आप याद रखिएगा, ये जर्मनी के हैं और ये रूस के। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन एक्सिस। ये चर्चा में क्यों रही? हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अधिक वर्षा होना इन्फिल्ट्रेशन एक्सेस की स्थिति को बढ़ा सकता है। इन्फिल्ट्रेशन एक्सेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जल विज्ञान की वह स्थिति है जो वर्षण दर मृदा जल को अवशोषित करने की दर से अधिक हो जाती है। मृदा की जल अवशोषित करने की क्षमता को ही अंतः संयंत्रण क्षमता यानी इनफिल्ट्रेबिलिटी कहा जाता है। इनफिल्ट्रेबिलिटी क्या है? मृदा की जल अवशोषित करने की क्षमता को ही इनफिल्ट्रेबिलिटी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जल मृदा में समाहित होने के बजाय भूमि की सतह पर बहने लगता है, जिसे हार्टोनियन रन ऑफ कहा जाता है। जब मृदा जल में समाहित होने के बजाय जब भूमि की सतह पर जल बहने लगे तो उसको क्या कहते हैं? हार्टोनियन रन ऑफ कहा जाता है। तो हो सकता है कि इस चर्चा में रहे कुछ शब्द के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हम याद रखेंगे कि इनफिल्ट्रेबिलिटी क्या है और हार्टोनियन रन ऑफ क्या है। बाकी आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2018 को हवाला देते हुए खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए अखबारों के उपयोग को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अभी हाल ही में FSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसने क्या किया? इसने हाल ही में एक निर्देश जारी किए हैं। क्या निर्देश जारी किए हैं? कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए अखबारों के उपयोग को बंद किया जाए। खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उनके पैकिंग के लिए लोग अखबारों का उपयोग करते हैं, उसको बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगे चलते हैं कि क्या कहा गया है कि FSSAI ने चेतावनी दी कि अखबारों की छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही में सीसा और अन्य भारी धातुएं जैसे हानिकारक रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसको रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि अखबारों में जो छपाई जाने वाली जो इंक स्याही होती है उस स्याही में सीसा और अन्य भारी धातुएं होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए FSSAI ने क्या किया है कि खाद्य पदार्थों के पैकिंग के लिए अखबारों के उपयोग पर क्या करने के बंद करने का निर्देश जारी किया है। अब FSSAI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में हुआ है। संबंधित मंत्रालय क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री और आयात को क्या करना? विनियमित करना। यह खाद्य व्यवसाय संचालकों के लाइसेंसिंग और पंजीकरण और खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। इसकी संरचना देखा जाए तो FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 1/3 महिलाएं होती है। एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। नेक्स्ट है हम लोग का कि रूस के राष्ट्रपति ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान सुखोई Su-57 प्रदान करने की पेशकश की है। भारत में इसके संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया गया है। ये कहाँ से मंगा रहा है? तो रूस से। Su-57 5वीं पीढ़ी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि यह जो है मानव रहित हवाई वाहनों अनमैन्ड जो व्हीकल है, एयर व्हीकल, इसे ही एक हवाई कमांड सेंटर के रूप में कार्य करने में सक्षम है। स्टील्थ क्षमता इसकी क्या है? रडार की पकड़ से बचने के लिए रडार, इंफ्रारेड और विजुअल सिग्नेचर को कम करता है। सुपर क्रूज क्या है? ऑफ बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ने में सक्षम है, जिससे इसकी रेंज और ईंधन क्षमता में सुधार होता है।
एकीकृत एवियोनिक्स क्या है? बेहतर स्थिति जन जागरूकता के लिए कई सेंसर के डेटा को एकीकृत करता है। उन्नत नेटवर्किंग की बात करते हैं, संबद्ध प्लेटफॉर्म के साथ सुरक्षित, अनुकूल और रियल टाइम संपर्क सुनिश्चित करता है। पांचवी पीढ़ी के अन्य जेट है, जैसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2, चीन के चेंगडू J-20, सेन्यान के J-35, भारत का AMCF जो अभी निर्माण प्रक्रिया के चरण में है। केसम द्वीप की बात करते हैं कि अमेरिका के केसम द्वीप पर निगरानी यानी सर्विलांस सुविधाओं पर हमला किया गया। केसम द्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यह ईरानी मुख्य भूमि के दक्षिणी तट के साथ जाग्रोस पर्वतमाला के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह हार्मुज जल संधि के निकट फारस की खाड़ी में स्थित एक सबसे बड़ा द्वीप है। इसे 7 अजूबों का द्वीप कहा जाता है। केसम द्वीप क्या है? केसम द्वीप को 7 अजूबों का द्वीप, 7 अजूबों का द्वीप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निजता का अधिकार। बच्चों के अपने जैविक पिता की पहचान जानने के अधिकार और कथित पिता के निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया है। न्यायालय ने माना कि डीएनए परीक्षण का आदेश नियमित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि यह जैविक पिता की पहचान विवादित हो तो न्यायालय डीएनए परीक्षण का निर्देश दे सकता है। निजता के अधिकार के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि के एस पुट्टास्वामी निर्णय के आधार पर भारत में निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि निजता के अधिकार को किस केस के आधार पर, किसके निर्णय के आधार पर मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो के एस पुट्टास्वामी निर्णय के आधार पर निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। और आगे चलते हैं हम लोग कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर 1948 के अनुच्छेद 12 तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1966 का अनुच्छेद 17 व्यक्तियों को उनके निजता में मनमाने हस्तक्षेप के खिलाफ विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत ने 10 अप्रैल 1979 को बिना किसी शर्त के ICCPR पर हस्ताक्षर किए और इसकी भी पुष्टि की। पायरो प्रोसेसिंग क्या है? विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में पायरो प्रोसेसिंग की तेजी से अपनाया जा रहा है। ये है क्या आखिर? चलिए देखते हैं हम लोग। यह किसी ठोस पदार्थ को उच्च तापमान का उपयोग करके भौतिक या रासायनिक रूप से बदलने की एक प्रक्रिया है। किसी भी ठोस पदार्थ को उनके उच्च तापमान का उपयोग करके, हाई टेम्परेचर का उपयोग करके उनके भौतिक और रासायनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया ही पायरो प्रोसेसिंग कहलाती है। यह एक शुष्क प्रक्रिया है और इसमें ऊर्जा की अधिक खपत होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग आपको सीमेंट निर्माण में, धातुकर्म में और परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। प्रधानमंत्री ने मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मेजर बराक है। कौन मेजर बराक? संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान में एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के रूप में कार्यरत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो अक्सर हम लोग को लास्ट में एक कंट्री या फिर एक स्थल या फिर एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं लोग, जो चर्चा में रहते हैं। तो आज जो सुर्खियों में है वो एक कंट्री है जो फिलीपींस है। इसकी राजधानी क्या है? मनीला। हाल ही में फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में इतना तीव्रता का भूकंप है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि फिलीपींस के जो मिंडानाओ क्षेत्र है उसमें अभी 7.8 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है। अब इसकी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्या है? द्वीपीय देश है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये फिलीपींस है हम लोग का, ये मनीला जिसकी राजधानी है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जलीय सीमा के देखते हैं कि यह पूर्व में फिलिपन सागर है, दक्षिण में स्लेव सागर है और दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर है और दक्षिण चीन सागर में क्या है? ये पश्चिम और उत्तर में क्या है? दक्षिण चीन सागर है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये देखा जाए कि फिलीपीन सागर इसके पूर्व में है। पूर्व में देखा जाए यहाँ पर ये क्या है? फिलीपीन सागर है और दक्षिण में स्लेव सागर है। ये दक्षिण में क्या है? स्लेव सागर। देखा जाए यहाँ पर कि दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? सुलू सागर। और पश्चिम और उत्तर देखा जाए, उत्तर पश्चिम में ये देखा जाए क्या है?
तो दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो ये इसके बीच में क्या पड़ता है, फिलीपींस, मनीला। अब देखते हैं हम लोग इसकी समुद्री सीमा, ये वियतनाम पश्चिम में है, ताइवान उत्तर में है, पलाऊ पूर्व में, और मलेशिया और इंडोनेशिया दक्षिण में है। ये आप मैप में इसको देख लेंगे, हालांकि यहाँ मैप इसमें नहीं डाला गया है। अब 3 प्रमुख क्षेत्र देखा जाए, लुजोन, विसायस और मिंडनाओ। ये और इसी मिंडनाओ के क्षेत्र में क्या हुआ, अभी भूकंप आया है। अब इसकी प्रमुख नदियों की बात करते हैं, कगायन, एग्रो, पंपागा, पसिग। सर्वोच्च शिखर कौन सा इसका, माउंट एपो। फिलीपींस की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, माउंट एपो। इसकी प्रमुख ज्वालामुखी देखा जाए तो मियोन, ताल, पिनाटुबो आदि। तो ये रहा हम लोग के आज के 7 और 8 जून का करेंट अफेयर, जो 7 संडे थे और 8 सोमवार मंडे था। तो इसी तरह डेली इस करेंट अफेयर सीरीज में जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को लगातार विजिट करते रहें और अपना पीटी और मेंस दोनों का नोट्स एक ही साथ तैयार करने की कोशिश करें, ताकि आपको मेंस में भी करेंट अफेयर्स ढूंढने की ज़रूरत न पड़े और अलग अलग मैगजीन का हेल्प ना लेना पड़े, क्योंकि ये आपको कवर कर देगा। ये ना सिर्फ पीटी और मेंस की करंट अफेयर को कवर करेगा, जो ऐसे में जो पूछे जाते हैं, सोशल इशू से रिलेटेड होते हैं या फिर आईआर से रिलेटेड हो गए या कोई भी क्वेश्चन जो ऐसे में पूछे जाते हैं, वो उसका भी पार्ट आपको यहीं से कवर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नियमित रूप से जुड़े रहें और लोगों के बीच शेयर करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों के बीच अवेयरनेस करें कि वो जो पीछे के जो भी पुराने रीति रिवाज से जो करंट अफेयर चल रहे थे, जो सिर्फ वन लाइनर थे, उस तरह के करंट नहीं पूछे जाते हैं। उसको अब डीपली वे में पढ़ना ही पड़ेगा, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करना पड़ेगा। चलिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। धन्यवाद।